हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गति के नियम। तो यहाँ पे पहले हमने गति पढ़ लिया था। गति क्या है? अगर किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु क्या है? गतिशील अवस्था में है। तो अब यहाँ स्टार्ट करेंगे गति के नियम में। पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा बल। बल किसे कहेंगे? वह भौतिक राशि जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या उसकी गति में परिवर्तन कर दे, वह भौतिक राशि जो वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन कर दे, बल कहलाता है। वह भौतिक राशि जो वस्तु की गति या स्थिति में परिवर्तन कर दे, वही क्या है? बल है अपने पास। कैसे? अब देखना, ये कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है। ये वस्तु क्या है? स्थिर अवस्था में है। इसमें मैं गतिशील कर दिया। इसका मतलब मैंने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया, बल लगाया। मैंने क्या लगाया? इसमें बल लगाया। या दूसरा अपने पास कह सकते हैं कि जैसे ये पेन है, गतिशील है, मैंने रोक लिया। गतिशील है, मैंने इसको रोक लिया। रोक लिया का मतलब क्या हो गया? अपने पास इसकी गति में परिवर्तन कर दिया। या ये पेन ऊपर से नीचे आ रहा है, मैंने कर दिया, डायरेक्शन बदल दी, इसकी डायरेक्शन बदल दी, यानी गति में भी परिवर्तन कर दिया। तो वो ही क्या अपने पास? बल है। दूसरी भाषा में इसको हम कहते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर क्या होता है? ma। F बराबर क्या होता है? ma। अब बात करते हैं मात्रक। या पहले लिख दे, मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन। इसको n से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? n से व्यक्त करते हैं न्यूटन को। कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब दूसरा देखिए इसके विमा कैसे निकालेंगे इसकी, वो देखना कि F बराबर क्या है अपने पास? देखना ma। M द्रव्यमान, A क्या है? त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण है। द्रव्यमान इंटू त्वरण है। द्रव्यमान मूल राशि है, त्वरण मूल राशि नहीं है, क्योंकि विमा हमेशा मूल राशियों में निकाली जाती है। तो द्रव्यमान छोड़ दिया हमने, ऐसा का ऐसा है। इंटू त्वरण बराबर होता है वेग अपॉन समय। वेग अपॉन समय। द्रव्यमान मूल राशि, समय मूल राशि, कौन बचा? वेग। तो द्रव्यमान और समय को ऐसा लिख दिया मैंने यहाँ। अब वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन किसमें? दूरी में। दूरी कैसी है? मूल राशि है। अब देखते हैं विमा इसकी क्या हो जाएगी? द्रव्यमान की विमा m1, क्योंकि एक बार आ रहा है। विस्थापन कितने बार आ रहा है? एक बार। और समय कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो t2, क्योंकि समय t2 हो गया। तो अपने पास क्या होगी? m1 L1 t-2। ये आ गया इसकी विमा, ये हो गया विमीय सूत्र। तो ये बल के बारे में हो गया अपने पास। बल वह भौतिक राशि जो वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन कर दे, बल कहलाता है। बल बराबर होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और विमा क्या होती है? m1 L1 t-2 विमा होती है इसकी। अब जैसे अपने पास एग्जाम्पल के तरीके छोटा सा क्वेश्चन देख ले। किसी वस्तु पर 2 बल लग रहे हैं। किसी वस्तु पर क्या लग रहे हैं? 2 बल लग रहे हैं। जैसे कोई ये पिंड हो गया,
ये कोई पिंड है, उस पे दो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। इधर अपने पर लग रहा है 5 न्यूटन और इधर लग रहा है 3 न्यूटन, एक तरफ लग रहा है 3 न्यूटन। और जो एंगल है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। यानी दोनों बल परस्पर कितने 60 डिग्री पर लग रहे हैं। तो परिणामी बल कहाँ होगा? वस्तु इधर जाएगी, F परिणामी बल। तो ये तो हो गया F1 और ये हो गया F1, इसको कर दो, F2 इसको कर दो, चाहे किसी को कर दो। तो परिणामी बल F निकालना है, परिणामी बल F निकालना है। तो यहाँ सदिश से सदिशों का संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। R बराबर तो यहाँ क्या है? F है। P बराबर क्या है? F1 है। Q बराबर क्या है? F2 है। तो R बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दिया? F प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F बराबर अंडर रूट F1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 न्यूटन, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 25 9 प्लस 5 दूनी 10, 10 दिया 30 इंटू 1/2 का अंडर रूट। तो F बराबर 25 और 9 34 प्लस 15 का अंडर रूट, का अंडर रूट, क्यों 2 से कट गया ना 15, तो कितना हो गया? 34 15 9 4 हो गया 49, 49 का अंडर रूट कितना हो गया? 7। तो परिणामी बल कितना हो गया? 7 न्यूटन। परिणामी बल कितना हो गया? 7 न्यूटन हो गया अपने पास। अब दूसरा इसी का, जैसे ये भी निकाल सकते हैं कि ये परिणामी बल है, परिणामी बल है, वो इसके साथ कितना कोण बना रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, पर परिणामी बल निकालना था। या परिणामी बल की हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वो हो गया परिणामी बल, ये हो गया। तो ये अपने पास क्या मान लिया? थीटा, और इसका घटक लेना पड़ेगा अपने को। इसका क्या लेना पड़ेगा? घटक, और निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा अपने पास गति के नियम में आता है। पहला आता है अरस्तु का नियम। अरस्तु की भ्रामकता या भ्रांति कह सकते इसको, भ्रांति, अरस्तु की भ्रांति, या इसको कहते हैं हम अरस्तु का गति का नियम। तो की गति का नियम क्या था अपने पास? अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार किसी पिंड को गति बनाए रखने के लिए, किसी पिंड को गति बनाए रखने के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, या बाह्य बल की आवश्यकता होती है। यही अरस्तु का नियम था, और यह अरस्तु की अति भ्रामकता थी। यह नियम सही नहीं था, क्यों? भ्रामकता यानी भ्रांति कह सकते हैं, भ्रामकता कह सकते हैं। यह नियम अपने पास गलत था, क्यों? अरस्तु अपने पास देखा जाए तो एक साइंटिस्ट के नाम से नहीं जानते हैं। अरस्तु को अपने पास एक जानते हैं का विचारक कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं, विचारक या दार्शनिक कह सकते हैं अपने पास। कैसा? क्योंकि अरस्तु ने क्या सोचा, जैसे मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, कोई वस्तु तल पे गति, इसको हमने धक्का मारा, वस्तु गतिशील होगी, कुछ समय पश्चात वस्तु रुक गई, कुछ समय पश्चात वस्तु रुक गई। या अपने पास बेसिकली देखते हैं कि हम बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक में जब अपने पास इंजन घूमता है तो बाइक चलती है, जैसे ही इंजन बंद हुआ बाइक थोड़ी देर बाद में रुक जाती है। तो अरस्तु ने क्या बताया कि अपने पास ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस पर चलने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, परंतु इसका रीजन क्या है? बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है, बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपने पास जो बाइक चल रही है वो रुकती क्यों है? क्योंकि उस पर एक तो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या लग रहा है?
है? गुरुत्वाकर्षण बल, जो उसका विरोध कर रहा है। एक वायुवीय प्रतिरोध भी लग रहा है, उसमें क्या लग रहा है? वायुवीय प्रतिरोध भी लग रहा है। तो इस कारण से वस्तु रुकती है। इसका निराकरण किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। कह सकते हो ये अपने पास जड़त्व का नियम एक आता है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है? जो वस्तु स्थिर है, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहेगी। गैलीलियो ने इसका निराकरण कैसे किया था? गैलीलियो ने, जैसे अपने पास कोई वस्तु है, ये सतह अपने पास क्या है? घर्षण रहित है। सतह क्या है? ये घर्षण रहित है, कोई घर्षण नहीं लग रहा है, न वायुवीय प्रतिरोध। अगर हम यहां से किसी गेंद को लुढ़काए, गेंद को लुढ़का दिया हमने यहां से, तो ये गेंद अपने पास तल से कितनी ऊंचाई पे थी? h ऊंचाई पे। तो ये क्या करेगी? गेंद h ऊंचाई पे ही जाएगी। कितनी ऊंचाई पे जाएगी? h ऊंचाई पे ही जाएगी। समझ में आई बात कि h ऊंचाई पे है तो h ऊंचाई पे ही जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी वस्तु को हमने कुछ ऊंचाई से लुढ़का दिया तो ये वस्तु अगर आगे सीधी रेखा है तो ये चलती रहेगी, गेंद कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। यानी इसको गति बनाए रखने के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। अब आ जाओ, अपने पास ये हो गया। इसका नेक्स्ट अपने पास हेडिंग है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम है। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम कह दो, चाहे उसका जड़त्व का नियम कह दो, बात एक ही है। जो वस्तु स्थिर है, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिशील है वो वस्तु गतिशील रहेगी, और जो वस्तु जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गति बनाए रखने का प्रयास करेगी। आई बात समझ में? जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहने का प्रयास करेगी, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहने का प्रयास करेगी, जो जिस दिशा में गतिशील है वो उसी दिशा में गतिशील रहने का प्रयास करेगी। यानी कुल मिला के अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करेगी। जड़त्व का नियम क्या हो गया? शॉर्टकट में बताइए तो, स्थिति परिवर्तन का विरोध। समझ में आई? स्थिति परिवर्तन का विरोध करे, वही अपने पास क्या है? जड़त्व का नियम है या न्यूटन का प्रथम नियम है। इसको न्यूटन ने 3 भागों में डिवाइडेशन किया। न्यूटन ने कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइडेशन किया। स्थिर अवस्था का जड़त्व है, नंबर 1 है स्थिर अवस्था का जड़त्व है। स्थिर अवस्था का जड़त्व है। समझ में आई? स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या हो गया? जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहने का प्रयास करेगी, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहने का प्रयास करती है। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहने का प्रयास करती है, यही स्थिर अवस्था का जड़त्व है। इसका एग्जाम्पल बताऊंगा आपको मैं। कैसे? जैसे हम बस में बैठे हैं, बस स्थिर है, बस चल नहीं रही है, बस चल नहीं रही है, और बस में बैठे हैं, बस में खड़े हैं। तो बस अचानक चलने पर हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है?
इसका कारण है कि हम जैसे ही बस रवाना हुई, बस तो गतिशील रहेगी होगी, और जो अपने पास बस के संपर्क में जो अपना भाग है, जैसे पैर खड़े हैं तो पैर बस के संपर्क में आ गए, तो वो तो क्या हो गए, गतिशील हो गए बस के साथ। दूसरी बात, अपने पास जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो क्या रहने का प्रयास करेगा, स्थिर रहने का प्रयास करेगा, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अपने पास कोई भी दरी है, कोई कपड़ा है, उसको डंडे से मारते हैं तो अपने पास इसमें मिट्टी या धूल के कण निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं अपने पास। कभी भी आप किसी वस्तु को झड़काते हो तो आप उसको स्लो में, जैसे अपने पास ये कपड़ा ही मान लो, ये क्या है, कपड़ा है, तो कभी इसको झड़काओगे तो आप ऐसे नहीं झड़काओगे, धीरे धीरे नहीं झड़काओगे, आप क्या करोगे, उसको अचानक आप यूं करोगे, अचानक यूं करोगे। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अपने पास अचानक गति होने के कारण से, अचानक गति होने के कारण से जो अपने पास धूल के कण थे, जो धूल के क्या थे, कण थे, वो क्या रहते हैं, स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं और वस्तु क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है, जिससे धूल के कण क्या होते हैं, उस अपने पास कपड़े से अलग हो जाते हैं। दूसरा, अपने पास कोई पेड़ है, उसको पेड़ को हिलाने पर उसके पत्ते टूट जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं अपने पास, जो नहीं, यानी कि जो गिरने वाले वो कुछ समय बाद में गिरे, वो अपने पास तुरंत गिरे। कैसे, क्योंकि जैसे हिलाएंगे टहनी को अपने पास, तो क्या होगी, टहनी तो गतिशील हो जाएगी, टहनी तो क्या होगी, गतिशील हो जाएगी, और दूसरा अपने पास जो पत्ते हैं वो स्थिर रहने का प्रयास करेंगे, इसलिए टहनी से दूर हो जाएंगे और वो अपने पास नीचे गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे अपने पास। आई बात समझ में। अब बात करते हैं गतिशीलता का जड़त्व है, गतिशीलता का जड़त्व है। इस नियमानुसार या इसके अनुसार जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान रहने का प्रयास करती है, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहने का प्रयास करती है, यानी बार रुकने क्या करेगी, वो विरोध करेगी। इसका भी एग्जांपल बस वाला लेने पहले तो कैसे, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाने पर, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि अपने पास जैसे बस के अचानक ब्रेक लगेंगे तो बस तो क्या हो जाएगी, स्थिर अवस्था में आ जाएगी, बस तो क्या होगी, स्थिर अवस्था में आ जाएगी, और हम क्या करेंगे, जो पांव थे अपने पास वो तो क्या हो गए, बस के सारे स्थिर अवस्था में आ गए, और जो ऊपरी हिस्सा है वो अपने पास क्या होता है, स्थिर अवस्था में नहीं आता, यानी गति बनाए रखने का प्रयास करता है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये अपने पास इसका एक बेसिकली एग्जाम्पल देखूं, ये मैंने इस पे रख दिया, देखना गति कर रहा है इसके साथ, जैसे इसको गति करते हुए को अचानक रोक ले तो ये क्या होगा, आगे गिर जाएगा, क्या होगा, आगे। क्यों, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में था तो इसलिए ये तो स्थिर हो गया, और ये अपने पास क्या है, गतिशील रहने का प्रयास करेगा, इसलिए आगे की ओर गिर गया, आगे की ओर गिर गया। ये सेम इसका देख लो, स्थिरता का जड़त्व है, जैसे ये वस्तु अपने पास क्या है, स्थिर है, तो ये भी क्या है, स्थिर है। अगर इसको मैं अचानक गति कराऊंगा, अचानक गति कराऊंगा तो ये अपने पास का गिर जाएगा, और ये अपने पास मेरे हाथ में रह गया, ये तो गतिशील हो गया, और ये क्या रहता है, स्थिर रहने का प्रयास ही करता है, स्थिर रहने का क्या करता है, ये प्रयास करता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट इसका अपने पास देखते हैं दिशा का जड़त्व है, नंबर 3 दिशा का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व मतलब जो वस्तु जिस दिशा में गतिशील है, जो वस्तु जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गति बनाए रखने का प्रयास करती है। जो वस्तु जिस दिशा में गतिशील है, जो वस्तु जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गति बनाए रखने का प्रयास करती है। यही अपने पास क्या है, दिशा का जड़त्व है। अब कैसे, जैसे अपने पास बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, तो हम चल रहे हैं और बस ने अचानक घूम लिया, यानी मोड़ ले लिया, यानी बस अचानक घूम गई, तो हम बस के अंदर की ओर या बाहर की ओर हम क्या होते हैं, झुक जाते हैं, बस के अंदर या बाहर की ओर झुक जाते हैं। कैसे, अपने पास इसी का एग्जांपल ये देखते हैं। अपने पास जैसे अपने पास ये वस्तु गतिशील है, ऐसे सीधी गतिशील है, तो गतिशील में कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो ये वस्तु गतिशील होती हुई ऐसे मुड़ गई तो ये क्या होगा, सीधा जाने का प्रयास करेगा,
सीधा जाने का प्रयास करेगा, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करेगा। यही अपने पास क्या है, दिशा का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है अपने पास। अब इसके नेक्स्ट आगे अपने पास है एक रेखीय संवेग। ये दिशा का जड़त्व कंप्लीट हुआ। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, किसे व्यक्त करते हैं, P से। तो रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। तो अपने पास रेखीय संवेग को P से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को m से करते हैं, वेग को v से करते हैं, वेग को v से करते हैं। तो ये हो गया P बराबर mv, P बराबर mv रेखीय संवेग। मात्रा क्या होता है इसका, द्रव्यमान का तो क्या होता है kg, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। यही अपने पास क्या है, रेखीय संवेग है अपने पास। तो रेखीय संवेग किस पे डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान और वेग पर। अब बात करते हैं इसकी विमा। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, देखना यहीं से देख ले, केजी की विमा, द्रव्यमान m1, मीटर की विमा L1, समय की विमा T1। तो m1 L1 T-1 ये होगी इसकी विमा। डाउट क्लियर, ये विमा आ गई। तो इसी के साथ अपने पास रेखीय संवेग कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कि यदि एक कार व बस का रेखीय संवेग, रेखीय संवेग बराबर है, रेखीय संवेग क्या है, बराबर है। यदि कार का द्रव्यमान बस के द्रव्यमान से 4 गुना कम है। एक कार एक बस है जिनके रेखीय संवेग क्या है, बराबर है। संवेग क्या है, रेखीय संवेग बराबर है। और अपने पास कार का द्रव्यमान बस के द्रव्यमान का 4 गुना कम है, यानी 4 गुना कम है अपने पास। बस का वेग 10 मीटर पर सेकंड हो तो कार का वेग ज्ञात कीजिए, कार का वेग ज्ञात कीजिए अपने पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिया है बस का संवेग P1, क्या कर ले, P1, और
कार का संवेग P2 क्या दिया पर बस का द्रव्यमान m, बस का द्रव्यमान कितना है m, तो कार का द्रव्यमान कितना गुना कम है 4 गुना, तो 1/4। कार का द्रव्यमान कितना हो गया, उससे 4 गुना कम है तो 1/m/4 हो गया। बस का वेग v1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, कार का वेग v2 बराबर ज्ञात करना है। प्रश्न अनुसार क्या दिया है, P1 बराबर P2, यानी कार और बस का संवेग क्या दिया अपने को, इक्वल दिया है। तो P1 बराबर तो क्या हो गया m1 कर दो इधर भी, m1 बराबर m और m2 बराबर m/4, तो क्या हो गया m1 v1 बराबर m2 v2, m2 v2। प्रश्न अनुसार यही तो है अपने पास। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, m की वैल्यू कितनी है m1 की m, v की वैल्यू कितनी है 10 हो गया, बराबर m2 की कितनी है m/4 इंटू v2, m से m कट गया, m से m कट गया, तो v2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 मीटर 40 मीटर पर सेकेंड वेग आ जाएगा किसका, कार का। तो इसका मतलब हो गया जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपने पास यहीं से इसमें फंडामेंटल बना सकते हैं, वो देखना इधर। P1 बराबर क्या हो m1 v1, P बराबर, और P2 बराबर क्या हो m2 v2। अनुपात निकाले P1 बटे P2 बराबर m1 v1 बटे m2 v2 हो गया अनुपात। अब बात करते हैं कि यदि m1 बराबर क्या हो m2 बराबर क्या हो m हो, तो अपने पास P1 बटे P2 बराबर m v1 बटे m v2, तो P1 बटे P2 बराबर v1 बटे v2, वाग नहीं हुआ इक्वल। अब दूसरी बात अपने पास वेग बराबर हो, क्या हो वेग v1 v2 बराबर हो, तो P1 बटे P2 बराबर क्या हो जाएगा m1 v m2 v से v, P1 बटे P2 बराबर m1 बटे m2, यानी वेग बराबर हो तो द्रव्यमानों का अनुपात संवेग के अनुपात के बराबर होगा। दूसरी बात अपने पास क्या हो, संवेग बराबर हो, द्रव्यमान अलग अलग P1 और P2 क्या हो बराबर हो, P1 बराबर क्या हो P2, तो अपने पास क्या हो गया m1 v1 बराबर m2 v2, m1 बटे m2 बराबर v2 बटे v1। तो यहाँ पे क्या हो गया, द्रव्यमान का अनुपात वेग के अनुपात